हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और चलिए फिर आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। तो इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा भतीजा, जिसकी उम्र 14 साल थी, मैं उससे जब भी घर का सामान लाने को कहती तो हर रोज़ उस सामान में 20 रुपए की फिटकरी लेकर आता। और मैं शर्म के मारे उसकी इस हरकत की वजह भी ना पूछ पाती और फिटकरी लेकर किचन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन भतीजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 14 साल के भतीजे ने, दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था, दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी देर बाद भी कर लेती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन खाना बनाने का काम तो मुझे करना ही होता था। क्योंकि मेरे पति बाहर का खाना नहीं खाते थे, इसलिए मुझे खाना खुद ही बनाना होता था। मैं अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन अब तक मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं, उनके बेटे में है। इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति इस बात को नहीं मानते थे। वह कहते थे कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर जाते और शाम को 3 बजे ऑफिस से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती, घर का सामान भी खुद लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज को किसी को नहीं बताना चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ ही गई थी कि वह औलाद के लिए परेशान हैं, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द होता था। 2-3 महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। सुबह को मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती दर्द बढ़ता जाता था। फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता था। मैंने 2-3 बार अपने पति से अपनी तबीयत की बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द ज़्यादा होता तो दर्द की गोली खा लेती, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन दर्द फिर से शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे कोई औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी जेठानी आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई हुई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई थी। वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा ही खोल लेती। मेरे पति शाम को इसी वक्त आते हैं, तो मैंने सोचा वही आए होंगे, इसलिए मैं जल्दी से खड़ी नहीं हुई। मगर सामने अपनी जेठानी को देखकर तो खुश होने की बजाय हैरान भी थी। पता नहीं कितनी देर से दीदी दरवाजे पर खड़ी थी और बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से खोला। मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। दीदी ने सब जब मेरी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। अगर घर पर पति और बच्चों की चिंता ना होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। और फिर उन्हें ख्याल आया कि उनके साथ उनका 14 साल का बेटा विशाल भी था। दीदी ने मुझे कहा कि मैं विशाल को तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ, इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा।
अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं तो इसका स्कूल भी बंद है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। उन्हें मेरी फिक्र थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भतीजे को देखा था तो वह 10 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से भी ज़्यादा लगता था। यही नहीं बल्कि वह बहुत समझदार भी हो चुका था। लेकिन वह यहाँ बहुत कम आता था क्योंकि दीदी दूसरे शहर में थी और मैं दूसरे। एक दूसरे से मिलना बहुत दिन बाद ही होता था। घर के कामों में ही बस उलझे रहते थे, कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। और फिर मेरी जिठानी चली गई और अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दिया। दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर के पास तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। दोपहर में मैं विशाल को लेकर फिर डॉक्टर के पास चली गई। हॉस्पिटल हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं विशाल के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर गई। डॉक्टर ने विशाल को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से बच्चे होते हैं तो वह अपने बच्चेदानी निकलवाकर इस तकलीफ से छुटकारा पा लेती है। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए उसे काफ़ी दवाइयाँ खानी होती हैं। लेकिन इन दवाइयों से बच्चे होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरतों के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और इस तकलीफ़ से आज़ादी हो जाती है। आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको दवाई खाने की सलाह नहीं दूंगी। आप ऑपरेशन ही करवा लीजिए, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर किसी ने बहुत सारा वज़न एक साथ रख दिया हो। और इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर चली गई। रास्ते में गर्मी की तपिश और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। विशाल ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपकी दवाई लाकर दे देता हूँ। विशाल ने मुझे दर्द की गोली दी, पानी दिया। मैं लेट गई। मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर में काफ़ी काम है। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि विशाल चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो दर्द में कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पी लेनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि विशाल ने सब बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ की भी काम में मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाज़ार से खाना ले आता हूँ। विशाल की बातें मुझे हैरान कर रही थी। छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कि कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। विशाल उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाहर का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर में ही खाना बनाना है, तुम बस मुझे सामान ला कर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो मैंने सामान चेक किया। सब पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ थी। मैंने हैरत से देखा तो वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि यह क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा वह गलती से ले आया है। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ, रोज़ाना ही अब ऐसा होने लगा था। मैं उससे कोई भी सामान मंगाती तो वह 20 रुपये की फिटकरी ज़रूर लेकर आता था और किचन में रख देता था। यहाँ तक कि
मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। वह एक मासूम सा लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे पूछ सकती। अगर यह एक बार होता तो मैं समझती गलती से हुआ होगा, लेकिन रोज़ाना ही यह सब हो रहा था। विशाल के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो विशाल को भेज देते थे, वरना पहले तो वो ऑफिस से आते थे और कोई काम होता था तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। एक तो उन्हें औलाद की टेंशन रहती थी, दूसरा जोड़ों का दर्द। शायद उनकी मजबूरी को कोई समझ पाता कि वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे पति में तो कमी थी ही, लेकिन अब मेरे अंदर भी इस तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे और दवाइयाँ मैं खाना नहीं चाहती थी। जहाँ विशाल ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानियाँ कर दी थी, वहाँ एक मुसीबत भी मेरे लिए खड़ी कर दी थी और वह मुसीबत थी वह फिटकरी। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरतों की किसी खास बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भतीजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था कि मैं मना करूं, यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विशाल से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उसकी बातों को सोचती रही। इसका मतलब यह था कि वह रात को हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं विशाल की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में यह भी नहीं था कि वह ऐसे मेरे राज जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपा रही थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थी और इसलिए वह मुझे रोज़ाना फिटकरी ला कर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्म से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। एक तरफ यह परेशानी की बात थी तो दूसरी तरफ शर्म की बात थी कि मेरे भतीजे को मुझसे करते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद मेरे भतीजे ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ और अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि यह तक न कह सकी कि रुक जाओ। सुबह सुबह विशाल वापस चला गया। उसके यहाँ होने से जहाँ मुझे बहुत सारी आसानी हो गई थी, वहाँ और बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो गई। मैं किचन में चली गई और फिटकरी के ढेर को डिब्बे से निकाला। मुझे अतीत की बातें याद आने लगी तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा यह सब वह मेरी भलाई के लिए ही तो कह रहा था। कौन सा उसने मुझसे कुछ गलत कहा था। मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद फिटकरी पानी में घुल गई तो मैंने उससे स्नान किया। मैं काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाली पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी ख़त्म होती चली गई। मेरी यह बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह बीमारी थी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज़ाना फिटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी बीमारी धीरे धीरे दम तोड़ती चली गई और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि पहले मुझे रोज़ाना अपने पति से इस बात के लिए बहुत ताने सुनने पड़ते थे कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और जब एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था, इस सब को विशाल ने सुन लिया था और इसी वजह से वह मेरे लिए फिटकरी लेकर आता था और किचन में रख देता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से पीछा छुड़वा सकूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं रख पाता था। विशाल ने बताया था कि उसके दोस्त को भी इसी तरह की बीमारी थी और वह हम दोस्तों में बैठते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। तब एक वैद्य ने मुझे नुस्खा बताया था कि फिटकरी को पानी में डालकर नहाओ तो उससे शरीर की बदबू खत्म हो जाती है। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई। विशाल की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे हकीकत में रोना आ रहा था
और मैं काफ़ी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैंने उसकी लाई फिटकरी को लगाना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत अब ख़त्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि एक कम उम्र का बच्चा कैसे मेरी परेशानी को महसूस कर गया था। उसने मेरी मदद की, वरना मैं तो सोच रही थी कि उसे शायद मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इसी वजह से मैं कभी उससे फिटकरी के बारे में पूछ भी नहीं पाती थी। लेकिन विशाल के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से भी छुटकारा पा लिया। और फिर विशाल की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक वैद्य से तुम्हारे लिए बात की है और तुम्हारे लिए एक दवाई भी बनवाई है, जिसे तुम अपने पति को रोज़ाना रात को दूध में मिलाकर देना। मेरे लिए आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले गर्म दूध पीने का आदत थी। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी उसके बताए बगैर दूध में दवाई मिलाकर देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मेरा सपना सच होने जा रहा था। और शायद ये सपना पहले पूरा हो गया होता अगर मेरे पति ने अपना थोड़ा सा इलाज कर लिया होता। उन्हें बस थोड़े इलाज की ज़रूरत थी। बस वे अपनी ज़िद की वजह से मान नहीं रहे थे कि उनमें कोई कमी है। लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे दूध में दवाई देती हो, लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा क्योंकि जब से विशाल यहाँ रहकर गया है, मुझे समझ आ गया था कि घर में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद की क्या अहमियत होती है। मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैं चुपचाप तुम्हारी ही दी हुई दवाई खाता रहा। आज हमारा परिवार पूरा हो चुका है और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी ज़िंदगी में औलाद का सुख बनाए रखे। औलाद के बिना माँ बाप अधूरे हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।